नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अभी तक हमने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज देखी। हमने लर्निंग थ्योरीज देखी जिसमें कि हमारा थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, कोहलर थे, स्किनर थे। और इसी तरीके से हमने 3 डेवलपमेंटल थ्योरी देखी थी जिसमें हमने पियाजे को बात की थी, कोहलबर्ग के बारे में बात की थी और वाइगोत्स्की के बारे में बात की थी। दोस्तों, इन्हीं सब टोटल 4 + 3 7 आपकी थ्योरीज हो चुकी हैं ये। और इन 7 थ्योरीज को मैंने डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दिया है। इन 7 थ्योरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो क्वेश्चन आंसर भी हम कवर कर चुके हैं। लगभग 40 अराउंड क्वेश्चंस भी हम कवर कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, उनकी भी हमने ऑलरेडी क्लास ले ली है। आज की ये वीडियो और ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इन केस अगर आपको एग्जाम में पेपर दे रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए, इन थ्योरीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन है लेकिन वो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर क्या होना है क्या नहीं होना है, उस केस में आपके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिक्स। ऐसी ट्रिक्स जिसे कि अगर आप लगाते हैं और आप उसका आंसर लगाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेंगे कि आपका आंसर सही रहेगा। तो अगर क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ना आने के बाद भी आंसर को सही करने की एक जो ट्रिक लेकर आई हूँ वो आपके सामने इस वीडियो में है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपके सातों थ्योरीज जो है मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी और इनकी जो ट्रिक्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। प्रूफ के साथ बताऊंगी, कोई भी ऐसी वैसी ट्रिक्स नहीं बताऊंगी जो काम नहीं करेगी, बिल्कुल काम करेगी। इनको आप पहले अप्लाई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक्स काम की कि नहीं की। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा खास ये होने वाली है। सीटेट यूपीटेट दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर थंबनेल पे बताया हुआ है कि सभी की शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की। तो अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी। बस आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। आपको जैसे हम बचपन में मैच द फॉलोइंग्स याद किया करते थे, बस वही काम यहाँ पर आपको करना है। कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर वाइगोत्स्की वर्ड आ जाता है तो ये नीचे की जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई हैं ये सारी टर्म्स सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये टर्म्स आपस में आ जाती है तो आप मैच करके बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखिए, जो हमारे वाइगोत्स्की हुए थे ये आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की किस देश के साइकोलॉजिस्ट थे, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको पता होना चाहिए ये रशियन थे। ठीक है, एक नंबर तो यहाँ पर बन जाता है। यूपी टेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टेटमेंट देके और ये कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तब आप आंसर में क्या करें कि अगर आपका किसी भी ऑप्शन में सोशल डेवलपमेंट दिया हुआ है या कल्चरल डेवलपमेंट दिया हुआ है, मतलब वही आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, किसी आंसर में अगर सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है तो मतलब वही आपका आंसर जाएगा। तो ये टर्म आप याद कर लीजिएगा। वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके अलावा वाइगोत्स्की ने कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक अंतःकरण करके सोशल इंटरेक्शन मतलब आपस में तालमेल करके लोगों से बातचीत करके ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी बात की थी कि अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है इंटरेक्शन करना, बातचीत करना आपस में। जेड के बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने कि जेड जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बच्चा कोई काम कर तो सकता है लेकिन किसी ना किसी हेल्प के साथ वो काम करेगा, बिना हेल्प के वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन में वाइगोत्स्की लिखा हुआ है और आंसर में जेड आपको कहीं भी दिख रहा है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो आपका जेड आंसर हो जाएगा। अगर आंसर में सोशल डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट या सोशल इंटरेक्शन लिखा हुआ है तो मतलब वही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अभी मैं आपको एक आंसर के साथ प्रूफ करके यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मदद या हेल्प। तो जब आप जेड के अंदर आप बच्चे को कोई हेल्प दे रहे हैं, कोई मदद दे रहे हैं, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। आपको ये टर्म समझने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस के तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इन टर्म्स को याद रखना है कि ये वाइगोत्स्की से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो अगर वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन आ रहा है और किसी भी आंसर के किसी भी ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी एक टर्म मिल जाए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की ने ही दी थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है। अभी मैं इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगी, तब आपको एग्जैक्टली यकीन हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि यहाँ पर मैंने मेन कीवर्ड्स लिख दी है।
क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, कीवर्ड्स रख दिए हैं और इन कीवर्ड को आपको याद रखना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं, कीवर्ड्स की तरह इनको लिखिए, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि ये सारे टर्म्स सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की केस से जुड़े हुए हैं। वाइगोत्स्की का कोई भी क्वेश्चन है, उसके आंसर में इनमें से कोई सी भी टर्म अगर आपको मिल गई तो आपको भले ही उसका मतलब समझना है, वो आपका आंसर होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे जिससे कि आपका पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहने क्या वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर ओपन किया है, 2021 में आया हुआ पेपर। मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख लेती हूँ। 2021 में वाइगोत्स्की से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एक बार उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड पूछा गया था वो था, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग to proceed further on an ongoing activities, a teacher decided to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategies of teacher will. आपका इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एक्टिविटी चल रही थी, उसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें, तो टीचर ने डिसाइड किया कि उनकी थोड़ी सी हिंट दे दे, उनको उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाता है? सबसे पहला ऑप्शन है डिमोटिवेट द चिल्ड्रंस टू लर्न, कि ये जो टीचर हैं वो बच्चों को सीखने के लिए डिमोटिवेट कर रही हैं, या एक्ट एज स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, एक मदद के रूप में काम कर रही हैं, या केस विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, इसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में विड्रॉल की टेंडेंसी यानी कि काम को छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो डेवलप होगी, या बी मीनिंगलेस, मतलब बिना मतलब किए इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर हमें एक क्वेश्चन आता होगा, हमने थ्योरी अच्छे से समझी होगी, तो हम इसका आंसर बहुत ही आराम से कर देंगे। लेकिन अगर 1% आपको थ्योरी समझ नहीं आई है या आपने नहीं समझी है, तब आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको कीवर्ड्स बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे, क्वेश्चन में आपने देख लिया वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया सब चीज़ छोड़ दीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आया, 1% मान लेते हैं। सिर्फ हमने देखा वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमें इसके कीवर्ड सारे के सारे याद थे और देखा कि कौन से ऑप्शन में इसका कोई भी कीवर्ड मिल रहा है। तो डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न पहले में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, फोर्थ में नहीं मिला, सेकंड में हमें मिल गया स्कैफोल्ड, यानी कि स्कैफोल्डिंग, जिसको हमने कहा था मदद या मचान, जिसको हमने हिंदी में कहा था। तो यही आपका सही आंसर जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी आपका आंसर करेक्ट हो गया। एक बार एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उससे और एग्जैक्टली पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वाइगोत्स्की से रिलेटेड देखते हैं, ये कोहलबर्ग का है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का जो आपका थ्योरी है वो अधिगम की प्रक्रिया में किस चीज़ के महत्व पर जोर देती है? कल्चरल टूल पर, एट्रीब्यूशन पर, मोटिवेशन पर, या इक्विलिब्रेशन पर। फिर हमने कीवर्ड देखा, हमें नहीं याद थ्योरी, हमें थ्योरी समझ नहीं आई, हमने कीवर्ड्स को ध्यान करा कि कौन सा कीवर्ड है जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो वाइगोत्स्की के से रिलेटेड मैंने आपको सबसे पहला कीवर्ड बताया था सोशल और कल्चरल, तो यहाँ पर सबसे पहले में ही आ गया कल्चरल टूल। ठीक है, कल्चरल वर्ड यानी कि सांस्कृतिक जो शब्द है वो आपका वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, तो यहीं पर यही आपका राइट ऑप्शन जाएगा। बाकी का एट्रीब्यूट वाइगोत्स्की ने कहीं कोई मतलब नहीं है, मोटिवेशन का कहीं कोई मतलब नहीं है, इक्विलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। इक्विलिब्रेशन जो वर्ड है वो आपका प्याजे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका प्याजे से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन होता तो आपका इक्विलिब्रेशन जाता। तो ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स है। एक यहाँ पर एडवाइस और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये ट्रिक्स केवल और केवल तब अपनानी है जब आपको क्वेश्चन में समझ ना आए। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, उनमें ध्यान से समझेंगे, उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब जाकर ये ट्रिक्स अपनाएंगे। डायरेक्ट अगर आप ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करेंगे तो वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपकी चलेगी, 100% क्वेश्चन में चले ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर 100% क्वेश्चन में चल जाती तो ये रूल ही बन जाता। ठीक है, ये एक नियम बन जाता। ये सिर्फ एक ट्रिक्स है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके चलेगी। तो पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, क्वेश्चन अच्छी तरीके से करिएगा, और अगर आप क्वेश्चन ना कर पाए तो ही इन ट्रिक्स का यूज़ कीजिएगा। तो वाइगोत्स्की का तो यहाँ पर हो गया है। अब चलते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी में आपको क्या करना है। तो ये रहा आपका कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स। कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी, कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स है जैसे कि आपका मोरल डेवलपमेंट, क्योंकि कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग, डिलेमा, हिंज डिलेमा, ये कुछ कीवर्ड्स है।
कोहलबर्ग ने जो बात की थी नैतिक विकास की, कि जब आप किसी दुविधा में हो, किसी शंका में हो और आप निर्णय ना ले पाए कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपका क्या बताता है, मोरल डेवलपमेंट बताता है कि आपका मोरल डेवलपमेंट किस लेवल का है। तो कुछ कीवर्ड्स है, अगर आपके आंसर में कहीं भी रीजनिंग आ रहा है, डिलेमा आ रहा है, यानी कि दुविधा हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, या हिंज डिलेमा से रिलेटेड कोई वर्ड आए, तो ये मतलब ये समझ जाइएगा कि कोहलबर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे मेन। ठीक है, लेवल 1 था प्री कन्वेंशनल, जो कि आपका 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए था। लेवल 2 था आपका कन्वेंशनल, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। और लेवल 3 था आपका पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि 11 से आगे बड़े बच्चों के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक लेवल में 2-2 आपके जो स्टेजेस थी, इन स्टेजेस का नाम है ओबीडियंस। नाम से पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एक चार्ट याद कर लीजिए आप। नाम से पता चल रहा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब ये वो लेवल है जहाँ पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से कंट्रोल किया जाता है। एक्सटर्नल कंट्रोल होता है बच्चे को, खुद को कुछ नहीं पता बच्चे को कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी काम को करके आ रहे हैं और पेरेंट्स ने उसको पनिश कर दिया, टीचर्स ने पनिश कर दिया, वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। तो सिर्फ पनिशमेंट देकर ही बच्चे को कंट्रोल किया जा सकता है। उनमें खुद का कोई माइंड, कोई लॉजिक नहीं होता है, उनको खुद को कुछ नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिमाग आना शुरू हो जाता है। बच्चे सोचते हैं अपना फ़ायदा, वो उस काम को करते हैं जिस काम में उन्हें दिखता है कि मेरा क्या फ़ायदा है। हर एक काम को करने से पहले वो सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, तो वो जिसमें उन्हें बेनिफिट दिखेगा उस काम को कर लेंगे। दूसरा, या तो वो बेनिफिट देखेंगे या वो देखेंगे टिट फॉर टैट, कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसके साथ गलत करूंगा, उसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। बाकी उनको कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली में क्या सही क्या गलत है, या क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसने सही किया मेरे साथ तो मैं सही करूंगा, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसके साथ गलत करूंगा, चाहे वो मेरे से छोटा हो चाहे वो मेरे से बड़ा हो। ठीक है, तो ये तो आपका पहला था प्री कन्वेंशनल, जबकि बच्चे को खुद की कुछ भी माइंड नहीं होता, या कहीं माइंड नहीं कहेंगे हम एग्जैक्टली, जब तक बच्चे को खुद को ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कन्वेंशनल, मतलब 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा। अब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बच्चे को ये पता चल जाता है कि समाज के क्या नियम है, समाज सोसाइटी किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे देश के क्या नियम कायदे कानून बने हुए हैं, सब बच्चा जान देता है। तो एक तो है गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी कि बच्चा ये देखता है कि किस काम को करने से हमें अच्छा कहा जाएगा और किस काम को करने से हमें गुड गर्ल या नाइस बॉय कहा जाएगा। तो जिस काम को करने से हमारी तारीफ होगी उस काम को बच्चा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल का होता है। बच्चे को पता चल जाता है कि किस काम को करने से हमारे तारीफ की जाएगी, हमारे माता पिता हम पर प्राउड फील करेंगे। या फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पर बच्चे को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है, बच्चे को नियम कायदे कानून पता चल जाते हैं और बच्चे स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चा ब्लाइंडली किसी नियम को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा लेवल है, तो वो आपका कन्वेंशनल लेवल है, जहाँ पर बच्चे को बस नियम कायदे कानून पता चल गए, स्ट्रिक्टली वो उनको फॉलो करते हैं, उनका रिजल्ट क्या होगा उनको कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ पर बच्चे के खुद के थॉट प्रोसेस बनने शुरू हो जाते हैं, खुद का जो कह सकते हैं माइंड स्टार्ट हो जाता है, वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। उसके हिसाब से अगर कुछ गलत है तो वो उस काम को नहीं करता, चाहे पूरी दुनिया करती हो, और उसके हिसाब से अगर कोई काम सही है तो उस काम को करता है, चाहे पूरी दुनिया उसको मना करे, समाज मना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बच्चे का खुद का पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर भी 2 लेवल है। सबसे पहला तो यही सोशल ओरिएंटेशन, मतलब बच्चा जो है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है कि अपने हिसाब से खुद का पर्सपेक्टिव उसका बन जाता है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। जो चीज़ उसके हिसाब से सही है उस काम को करेगा, जो चीज़ उसके हिसाब से गलत है उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा होता है यूनिवर्सल एथिक्स, सबसे लास्ट, सबसे हाई पीक पॉइंट का हम कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अगर कोई काम गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए वो पूरे समाज के खिलाफ भी अगर उसको लड़ना पड़े वो लड़ेगा। वो खुद के तो गलत करता ही नहीं है, दूसरों को गलत करने नहीं देता है और किसी और के साथ गलत होने नहीं देता है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट का नाम याद रखने हैं। आप इसमें से जैसे वाइगोत्स्की में क्या, इसी तरीके से ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं ताकि आपको सारा का सारा एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाए। इसके बाद आपका आता है प्याजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे भी देखिए 3 थ्योरीज है, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। 5 से 6 नंबर आपके कंफर्म आएंगे इनमें से। ठीक है, तो प्याजे से जुड़े हुए, ठीक है, तो प्याजे से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि जो प्याजे थे उन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है इससे रिलेटेड ही क्या दी थी, थ्योरी दी थी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड या मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड दी थी। इसके बाद आता है स्कीमा। प्याजे ने स्कीमा के बारे में बताया था। स्कीमा क्या होता है, हमारे माइंड में जितनी भी नॉलेज है, हमारी जो सोच है, वो सारी हमारी स्कीमा कहलाती है। प्याजे ने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन जैसे शब्द दिए थे, इनके बारे में बताया था।
यहाँ पर आपको मैं इनके बारे में समझाऊंगी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। अगर कहीं क्वेश्चन के ऑप्शन में एसिमिलेशन है और पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग है तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे इनमें से कोई भी कीवर्ड आपके आंसर में है, ऑप्शन में है, तो वही आपका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद अगर आपको कुछ याद करना है तो वो आती है आपकी 4 स्टेजेस जो कि पियाजे ने दी थी। यहाँ पर 4 स्टेजेस के बारे में भी बात करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एसिमिलेशन का मतलब है जब हम कुछ भी चीज एज इट इज रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम हमें किसी ने कुछ सिखाया और हमने सेम टू सेम उसको एज इट इज अपना लिया, वो हुआ एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। और जब हम उसको अपनाते तो हैं लेकिन कुछ ना कुछ चेंज के साथ अपनाते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, अपनी पहली नॉलेज में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे या कुछ ना कुछ चेंज अगर हम कर रहे हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी चेंज दिख रहा है कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं, हम कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, हम कुछ फिट कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर एकोमोडेशन है। और जहाँ वर्ड आ जाए एज इट इज हम अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। और ये 4 स्टेजेस दी थी पियाजे ने। सबसे पहले दी थी सेंसरी स्टेजेस, जिसमें कि सेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारा का सारा काम आप जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस के थ्रू करते हैं। इस स्टेज में बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड ये स्टेज हो जाती है। डिटेल से आप वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रही हूँ कि किस चीज़ के कुछ मेन कीवर्ड्स हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने के लिए रोज़ रोज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली 5 से 10 मिनट निकालिए और इनको सिर्फ एक बार रीड आउट कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, अपने आप ही आपके ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपके 7 से 11 वर्ष है, और फॉर्मल जो कि 12 से 15 वर्ष है। प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 वर्ष है, ये आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसमें सिम्बॉलिकली सीखना शुरू कर देता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है, बच्चे को लगता है कि जो गुड्डे गुड़िया हैं इनमें भी जान होती है, और बच्चे को कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं समझ आती है। कॉन्क्रीट में बच्चा कंसिस्टेंसी के बारे में समझने लगता है, कंजर्वेशन को समझने लगता है, कम ईगोसेंट्रिक हो जाता है, वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर कुछ डिवाइड करना है कर सकता है, क्लास के अकॉर्डिंग अगर कुछ डिवाइड करना है कर सकता है, अगर एक सीरीज को मेंटेन करना है वो मेंटेन कर सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आकर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यानी कि इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकली सोचना शुरू कर देता है, या डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। डिडक्टिव थिंकिंग मतलब जब एक क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशन सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया यूनिक सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिनेशन वगैरह बच्चे की आनी शुरू हो जाती है। तो ये थे पियाजे से रिलेटेड कुछ मेन कीवर्ड्स। अब अगर बात करते हैं, ये तो हो गए पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। आपके कुछ लर्निंग थ्योरीज भी थी, यानी कि सीखने से रिलेटेड भी कुछ सिद्धांत थे, जिसमें है थोंडाइक का, पावलोव का, कोहलर का, स्किनर का। एक बार उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ही स्लाइड में आपका ये कंप्लीट हो जाएंगी चारों की चारों थ्योरीज। देखते हैं, देखिए अगर थोंडाइक की बात आ रही है तो थोंडाइक को और भी अलग अलग थ्योरीज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी कि SR थ्योरी, या इसको बॉन्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कह सकते हैं। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या इसको हम कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, या 3 लॉ ऑफ लर्निंग। जहां पर भी लॉ ऑफ लर्निंग की बात आए कि सीखने के नियम किसने दिए, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया, तो वो केवल और केवल कौन आएंगे, थोंडाइक आएंगे। और कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कैट पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हम पावलोव की बात करें तो इनकी थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया था। स्किनर की बात करें तो इनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, इन्होंने रेट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और एक था रीइंफोर्समेंट, जो मेन वर्ड है इनकी थ्योरी का। अगर कहीं रीइंफोर्समेंट आए तो मतलब यहाँ पर स्किनर की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को रीइंफोर्समेंट कर करके दे के सिखाने की बात की गई थी। कोहलर की अगर बात करें तो वो आता है इनसाइट थ्योरी, जहाँ पर बच्चा या व्यक्ति जो है जो अपना माइंड लगाता है। इनसाइट थ्योरी या कोहलर ने चिंपैंजी बंदर पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कहीं कहीं आपको चिंपैंजी बंदर दिखेगा, कहीं सिर्फ मंकी, इसका नाम सुल्तान था। अगर आपको कहीं सुल्तान भी दिखे तो मतलब कोहलर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, थिंकिंग, कोहलर ने सोचने पर ज़्यादा विचार दिया था कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति कुछ भी स्टेप ले रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो सोच समझ कर करते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा बोनस के रूप में यहाँ पर आप 3 लॉज ऑफ लर्निंग देख सकते हैं कि सीखने के 3 नियम कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप इनको ध्यान रख सकते हैं। 3 मुख्य नियम है जो कि है तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। और आपके बाकी के 5 जो नियम हैं वो गौण नियम है। इनको आप जरूर याद करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पावलोव की थ्योरी से रिलेटेड मैंने जो मेन कीवर्ड्स है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम होने वाली है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद या इन कीवर्ड्स को अपने आगे रखकर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में
100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में लगभग 90-95% क्वेश्चंस में आपकी ये ट्रिक काम करेगी। लेकिन उसके बाद भी आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और एंड में अगर आपको आंसर समझ ना आए तभी ये सिर्फ ट्रिक अपनानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर जाए, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। पहले आप अपने समझे हुए चीज़ों से उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पर इसमें मैंने आपको 7 थ्योरीज कंप्लीट कर दी है, तो यहाँ पर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये थ्योरी नहीं देखी, सिर्फ ये कीवर्ड्स देखो और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, चेक करो और मुझे कमेंट में आकर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे रिलेटेड और उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ये ट्रिक आपके काम की गई है। दोस्तों, हम यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, वो है आपका लाइक, आपका शेयर और आपके फीडबैक। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमें अप्रिशिएट कीजिए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन का काम करता है और हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। चैनल से जुड़े रहने के लिए, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।